सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपके नेट और सेट के जो पुराने पेपर हैं, ठीक है। इनमें जो आपके पुराने जो प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उनका विस्तार पूर्वक हम अच्छे से देखेंगे। और ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं और आपके आने वाली अभी जो सेट का एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सीमांत आगम को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस एक। टी आर यहाँ पर टोटल रिवेन्यू कुल आगम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुल आगम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस एक, ठीक है। या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा पहले आपको बता दूं कि जो सीमांत आय की धारणा का प्रतिपादन जो है वो प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर जे के मेहता, ठीक है। एक तो प्रोफेसर मेहता और एक जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, ठीक है, जो जॉन रॉबिन्सन है उनके द्वारा किया गया था, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। अब जो है सीमांत आगम है क्या कि एक अतिरिक्त इकाई के बेचने के बाद जो कुल आय है, ठीक है, उसमें से हम उस इकाई के बेचने से पहले की जो कुल आय है उसे घटाते हैं। एक तो बेचने के बाद और एक बेचने से पहले की आय को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, सीमांत आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सीमांत आय प्राप्त होती है, ठीक है। इसे मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से लिख के दिखाऊं तो एम आर एन बराबर, ठीक है। अब जो है आपका ये आ जाएगा टी आर एन माइनस, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, टी आर फिर एन माइनस एक, एन माइनस एक, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है एक अतिरिक्त इकाई से बेचने के बाद कुल आय, ठीक है, और उस इकाई के बेचने से पहले की कुल आय, ओके। तो ये इसका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ओके। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीधे से शब्दों में बात करें तो सीमांत आय से आशय उस कुल आय की मात्रा से में हुई वृद्धि से है जो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से होती है, ठीक है। अगर मैं इसे और दूसरे तरीके से बताऊं आपको तो टी आर बटे क्यू, ओके, इस प्रकार भी इसे हम लिख सकते हैं। परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम लगाएंगे क्या के, डेल्टा लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 200 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत 4000 है। 200 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत कितनी है, 4000 है। यदि 200 इकाइयों के उत्पादन का कुल परिवर्तनशील व्यय, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी की बात हो रही है, 1400 रुपये है, ठीक है। तो औसत स्थिर व्यय प्रति इकाई कितना, औसत स्थिर व्यय एएफसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, एएफसी की बात कर रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि टीसी बराबर क्या होता है, कुल लागत बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, उसने औसत स्थिर लागत ज्ञात करने का बोला है। उसने क्या ज्ञात करने को बोला है, औसत स्थिर लागत ज्ञात करने का बोला है। यानी कि औसत स्थिर लागत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एएफसी बराबर टीएफसी बटा में क्यू। तो अब अपने पास यहाँ पर टीएफसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टीएफसी होना चाहिए। तो टीएफसी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, टीएफसी ज्ञात करने के लिए मैं टीसी में से क्या घटा दूंगा, टीवीसी में घटा दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टीएफसी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टीएफसी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जब मैं टीएफसी ज्ञात कर लूँगा, ठीक है, टीएफसी जब मैं ज्ञात कर लूँगा तो ज्ञात कैसे करूँगा, तो देखिए कुल लागत कितनी है, टीसी कितना है, टीसी है 4000, तो ये 4000 है, ठीक है। और जो परिवर्तन है, ठीक है, कुल परिवर्तनशील टीवीसी कितना है, 1400 है। तो इसमें से मैं ये घटा दूंगा तो मेरे पास 2600 जो है वो क्या आ जाएगा, टीएफसी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं टीएफसी के द्वारा, ठीक है, टीएफसी जब आ गया है तो मैं सूत्र लगा लूँगा, किसका सूत्र लगा लूँगा, मैं एएफसी का फॉर्मूला लगा लूँगा, जो कि होता क्या है,
औसत स्थिर लागत का फॉर्मूला होता है कुल स्थिर लागत बटा में उत्पत्ति की मात्रा। ठीक है, तो TFC यहाँ पर कितना आया है 2600, कितना आया है 2600, और Q क्वांटिटी मात्रा कितनी है 200, कितनी 200 है। ठीक है, तो 200 का इस पर करूँगा डिवाइड, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपनी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और 2 का जब मैं 26 पर भाग दूंगा तो आंसर आएगा अपना 13 निकल के, कितना आएगा 13। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ओके, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 100 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत 900 है। ठीक है, और इन्हें पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बेचने पर 1000 रुपये प्राप्त होते हैं। 105वीं इकाई की बिक्री से प्राप्त सीमांत आय कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की जब हम बात करें तो उसमें क्या होता है AR बराबर MR होता है। क्या होता है AR बराबर MR होता है। ठीक है, AR बराबर होता है MR। अब यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है, सीमांत आय की प्राप्ति कितनी होगी। तो अगर हम AR की अपने गणना कर लेंगे तो MR की गणना अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो AR की गणना करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है TR बटा में Q, TR बटा में Q। TR यहाँ पर कितना है 1000 की प्राप्त होती है, कुल आय कितनी प्राप्त होती है 1000। ओके, और Q उत्पत्ति की मात्रा कितनी है 100, कितनी है 100, 100, तो 100 यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। आंसर आएगा हमारा 10, कितना आएगा आंसर, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है कि घटिया माल घटिया है, घटिया माल घटिया, सिंपल सी बात है, अगर कोई माल घटिया है तो वो प्रत्येक उपभोक्ता के लिए घटिया होगा। ठीक है, तो इसका ए जो है सही आंसर होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की। 5वां प्रश्न देखिए, प्रकटित अधिमान उपागम का वर्णन इस रूप में कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा दृढ़ क्रम स्थापन तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न द्वारा। ठीक है, ए नंबर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। एक उत्पादनकर्ता का उद्देश्य होता है, एक उत्पादनकर्ता का उद्देश्य होता है तो अधिकतम कीमत पर बेचना, या हानि को न्यूनतम एवं लाभों को अधिकतम करना, या एकाधिकारी की स्थिति को प्राप्त करना, या कम लागत पर उत्पादन करना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हानि को न्यूनतम एवं लाभों को अधिकतम करना। ओके, 7वां क्वेश्चन है कि जब उत्पादन लागत शून्य हो, जब उत्पादन लागत शून्य हो तो एकाधिकार में संतुलन उस स्तर पर होगा जहां मांग वक्र की लोच क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो हमें बताना है कि मांग वक्र एकाधिकार की बात हो रही है, संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर मांग वक्र की लोच कैसी हो। तो मांग वक्र की लोच इसमें आपके एक इकाई के बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इकाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आगे। 8वां प्रश्न है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ी फर्में संपूर्ण उत्पादन करती हैं, कुछ बड़ी फर्में, कुछ बड़ी फर्में, ठीक है, कुछ बड़ी फर्में संपूर्ण उत्पादन करती हैं तो एकाधिकार की स्थिति कहलाएगी एकाधिकारात्मक अल्पाधिकार। देखो, अल्पाधिकार, अल्प का मतलब कुछ होता है, अल्प का मतलब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अल्पाधिकार इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अल्पाधिकार की स्थिति होती है, ठीक है, उसमें वस्तु के कुछ ही जो विक्रेता बाजार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वह ऐसी जो बाजार की अवस्था है वो अल्पाधिकार कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न है कि उत्पादन बंद बिंदु शट डाउन पॉइंट, ठीक है, शट डाउन पॉइंट, इसकी बात करनी है कि P बराबर ABC होगा जी, बिल्कुल यही होगा। कीमत बराबर होगा औसत परिवर्तनशील लागत की। ठीक है, यानी कि जिस बिंदु पर वस्तु की कीमत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है या उससे थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो वह आपके उत्पादन बंद बिंदु कहलाता है। ओके, इसका ए नंबर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ पर देखिए सीमांत आय दी हुई है, MR दिया है, और यहाँ पर दिया है MC, मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, और बात कर रहा है एकाधिकारी की, किसकी बात कर रहा है, ये एकाधिकारी की बात कर रहा है। ठीक है,
तो देखिए जो एकाधिकारी में जो यहाँ पर बात करें अधिकतम लाभ की, तो वहाँ पर होगा जहाँ पर एम आर बराबर होगा एम सी के, ये शर्त है इसकी, एम आर बराबर हो एम सी के। तो ऐसा ऑप्शन सी में आ रहा है जहाँ पर एम आर भी चॉइस है और एम सी भी कितनी है, चॉइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक घटिया वस्तु पहचानी जाती है, एक घटिया वस्तु पहचानी जाती है तो मांग की ऋणात्मक आय लोच से जो है वो पहचानी जाती है, मांग की ऋणात्मक आय लोच से पहचानी जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो मांग की आय लोच है वो क्या है, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे एक हिसाब से, जब वस्तु का मूल्य अपरिवर्तित रहे, वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो वो मांग की आय लोच कहलाएगी। ठीक है, तो इसका होगा मांग की ऋणात्मक आय लोच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 12वां प्रश्न की, कि संयोजन हेत्वाभाव का तात्पर्य क्या है, फैल्सी ऑफ कॉम्पोजिशंस का तात्पर्य क्या है, कि जैसे हमने पढ़ क्या है कि एक वस्तु घटिया तो वो सभी के लिए घटिया होगी, तो अगर जो वस्तु एक के लिए सही है वह सबके लिए क्या होगा, सही होगा। तो ये इसका बी नंबर जो है इसका सही होगा, ये संयोजन हेतु भाव है, भास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलासितापूर्ण वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, विलासितापूर्ण वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग की आय लोच इकाई से ज़्यादा है, जो कीमत बढ़ने पर खरीदी जाती हैं, जिनकी कुल उपयोगिता सीमित है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आएगा आपके उपरोक्त सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। घटिया अगर बात करें, लग्जरी गुड्स की बात करें, विलासितापूर्ण वस्तुओं की बात करें, तो ये सभी इनके संदर्भ में आती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान उत्पन्न होता है केवल भूमि पर, केवल श्रम पर, या उत्पादन के सभी साधनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आएगा उत्पादन के सभी साधनों पर जो है, ठीक है, जो लगान उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि लगान बराबर क्या होता है, साधन की वास्तविक आय, और उसमें से हम स्थानांतरित आय घटा देते हैं तो लगान की जो है हमें प्राप्त होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंधित परिभाषा किसने दी, अर्थशास्त्र की कल्याण से संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो बिल्कुल सिंपल है, मार्शल के द्वारा ये दी गई है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करता है जब कीमतें ऊंची हो, एकाधिकारी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एकाधिकारी की बात हो रही है, तो मैं आपको पीछे बता के भी आया हूँ एकाधिकारी अधिकतम लाभ कब प्राप्त करता है, तो पीछे क्वेश्चन जब किया था, जब जो सीमांत लागत है वो सीमांत आय के क्या हो, बराबर हो। तो इसका सी नंबर आंसर होगा। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब कीमत सीमांत आगम के बराबर हो तब मांग की कीमत लोच क्या होगी, जब कीमत सीमांत आगम यानी कि P बराबर एम आर हो, P बराबर एम आर हो, तो जो है मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि जब P बराबर एम आर होता है, ठीक है, तो जो डायग्राम होता है वो ऐसा बनता है, P बराबर एम आर बराबर ए आर, ये होता है। ठीक है, तो अब आप इस वक्र को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओ एक्स के समानांतर है, किसके समानांतर है, ये ओ एक्स अक्ष है जो उसके समानांतर है, और ऐसे में जो लोच है वो क्या होती है, ऐसे में लोच अनंत लोच होती है। कैसी लोच होती है, अनंत लोच होती है। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न, देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है, कीमत रेखा से, तटस्थता वक्र से, कीमत उपभोग वक्र से, आय उपभोग वक्र से। तो इसका आपके तटस्थता वक्र से ही आएगा। ठीक है, अब तटस्थता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और इसे ही हम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपके ये होगा बी नंबर। ओके, इसके बाद में 19वां प्रश्न है कि ए आर एम आर और ई का सही संबंध हमें बताना है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में आपको
इसको बता चुका हूँ। तो आपके जो ए नंबर ऑप्शन है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। ए आर बराबर एम आर इंटू ई, फिर बटा में ई माइनस ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से क्या तात्पर्य है? सीमांत भूमि से क्या तात्पर्य है? देखिए, सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से होता है जिस पर लगान शून्य हो, जिस पर लगान शून्य हो। ओके, इसके बाद में 21 व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। कल परसों ही मैंने एक क्लास बनाई थी, उसमें इसको बताया था मैंने। ठीक है, तो व्यक्तिगत निर्णायक इकाइयों द्वारा साधनों के आवंटन से। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए। एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए। कहाँ पर बंद कर देना चाहिए? भी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। अभी हम शट डाउन पॉइंट की बात करके आए हैं। जो कीमत है वो ABC से क्या होनी चाहिए? कम हो या उसके बराबर हो, तो वहाँ पर जो है शट डाउन पॉइंट आ जाता है, उत्पादन बंद बिंदु आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत के माप में मांग वक्र के नीचे का क्षेत्र माप है। ठीक है, उपभोक्ता की बचत के मांग वक्र के नीचे के क्षेत्र की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, जो उपभोक्ता की बचत है वो हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्योंकि वो क्या है, उपयोगिता से अधिक मूल्य वह अपना जो है देगा ही नहीं। उपभोक्ता जो है वो उपयोगिता से अधिक मूल्य देगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में इसका होगा वस्तु के भुगतान की तत्परता का। ठीक है, वस्तु के लिए भुगतान की तत्परता का। इसके बाद में 24वां प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग में उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त सीमांत आय उस उत्पाद की बाजार कीमत के बराबर है। इस स्थिति में साधन की एक अतिरिक्त इकाई के रोजगार से प्राप्त अतिरिक्त आय उल्लेखित होती है उस साधन की। देखिए, यहाँ पर बात करें उत्पादन की, किसकी बात करें? उत्पादन की। तो यहाँ पर आएगा सीमांत उत्पादन से प्राप्त मूल्य से, सीमांत उत्पादन से प्राप्त मूल्य से आएगा। ठीक है, और तो इसका हो जाएगा बी नंबर। अंतिम प्रश्न की बात करें आज के, कि एक फर्म उत्पादन के केवल 2 साधनों का प्रयोग करती है, श्रम L, पूंजी K। ठीक है, यदि फर्म उत्पादन की लागतें न्यूनतम रखती है तो निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी दशा उपलब्ध होगी? तो ऐसे में आपको बता दें MPPL बटा में PL बराबर MPPK बटा में PK, तो इसका यही हो जाएगा, ए नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने जो माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो के 25 क्वेश्चन किए हैं हमने। ठीक है, इसी प्रकार हम इसकी आगे ये सीरीज शुरू रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।